नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया अध्याय, जो कि है हमारा अध्याय 3, उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। बच्चों हम लोगों ने जो चैप्टर 2 है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पूरा 20 लेक्चर्स में कंप्लीट करा है। हर एक छोटी से छोटी बात है उसको बड़े अच्छे से समझा है। अब हमने उपभोक्ता को बड़े अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमें जरूरत है उत्पादक को समझने की, प्रोड्यूसर को समझने की। अभी तक हम लोगों ने लेने वालों के लिए समझा था, उपभोक्ता क्या करता है, लेता है, खरीदता है। अब हम समझेंगे बेचने वाले के लिए या बनाने वाले के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो प्रोड्यूसर के बारे में है। आज उसका लेक्चर 1 है और आप सभी को पता है कि अपनी एक परंपरा है जिस परंपरा को नहीं तोड़ा जाता। 2 परंपराएं हैं वैसे तो। एक परंपरा तो ये भी है कि भैया कोई सा भी लेक्चर हो उसी जोश के साथ पढ़ाना है कि 0% डाउट और 100% मार्क्स। और दूसरी परंपरा ये है कि जब भी नया लेक्चर शुरू होगा तो सबसे पहले जानेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में क्या है, उत्पादन का अर्थ जानेंगे कि भाई प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। काफी बच्चों को उत्पादन का मतलब ही नहीं पता। फिर उसके बाद बात करेंगे उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। जैसे आपने मांग फलन पढ़ा, डिमांड फंक्शन पढ़ा, वैसे उत्पादन फलन भी पढ़ेंगे। उत्पाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि औसत उत्पाद हो गया, सीमांत उत्पाद हो गया, कुल उत्पाद हो गया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद परिवर्ती अनुपात नियम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी नियम आएगा। उसके बाद हम लागत की चर्चा करेंगे, मतलब यहाँ सब तक जो चलेगा वो अपना उत्पादन के बारे में चलेगा और यहां पर जो बात होगी वो लागत की होगी। फिर लागत में भी हम औसत लागत, सीमांत लागत, परिवर्ती लागत, अलग अलग प्रकार की जो लागतें हैं, कॉस्ट है, उनके बारे में बड़े विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करने जा रहे हैं इस अध्याय में। पर गुरुजी आज की बात करिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे, 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक है उत्पादन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन का अर्थ और उत्पादन के साधन, ये हमारे आज के लेक्चर है। ये लेक्चर फ्लो और ये अंकल काम करते हुए मैंने आपको यहाँ पे दर्शाया है। जैसे ये मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी पढ़ाई में मेहनत करते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का अर्थ, या आप इसे लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अब मैं बहुत सी बार बच्चों को देखता हूं, जब वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उनसे पूछता हूं कि बेटा लागत क्या होती है, उनके पास लागत की कोई परिभाषा नहीं होती। जब मैं उनसे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हो सकता है वो जवाब दे देते हैं, पर मैं उनसे पूछता हूं बेटा उत्पादन का अर्थ क्या होता है, बोले गुरुजी उत्पादन का एग्जैक्ट परिभाषा है, उत्पादन का अर्थ हम लोगों को नहीं पता। बस कहते थे ये ऐसे बन जाता है, वैसे बन जाता है, वो उत्पादन होता है। जो लग जाता है सर वो लागत होती है। अरे भाई ऐसे जवाब थोड़ी दोगे भाई। एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप एक सही सटीक जवाब दोगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यही जानेंगे कि उत्पादन का मतलब क्या होता है, लागत का मतलब क्या होता है। ये जब हम समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो चैप्टर का नाम है वो नाम हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा और फिर उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब पहले थोड़ा सा जो बेसिक है उस बेसिक को क्लियर कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि बाजार होता है, ठीक है। बाजार, मार्केट का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, मार्केट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर आकर के आपको कोई सामान बेच रहा है और आप उससे खरीद रहे हो तो वो स्थान भी उस समय बाजार हो जाएगा। आप आजकल ऑनलाइन मंगवाते हो सामान तो वो क्या हो गया, ऑनलाइन मार्केट हो गया। बाजार की ऐसे कोई विशेषता नहीं है कि नहीं साहब इतना बड़ा वहां पे 100 दुकानें हो, 50 दुकानें हो, खूब सारे खरीदने वाले हो, बेचने वाले हो, ऐसा नहीं। जहां पर भी आप खरीद बिक्री कर रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, तो वही स्थान क्या बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। अब इस बाजार में हमारे 2 रोल होते हैं बच्चों। एक रोल हमारा होता है उत्पादक का और एक रोल होता है हमारा उपभोक्ता का। हमारे 2 रोल हैं बच्चों, एक उत्पादक का और एक उपभोक्ता का। उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं को खरीदता है, जो वस्तुओं को कंज्यूम करता है, अपने जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। इस बाजार में 2 अंग है। ये बाजार 2 जनों से मिलकर के बना है, उत्पादक और उपभोक्ता। मैंने क्या कहा कि बाजार वह स्थान है बच्चों जहां पर वस्तुओं को खरीदना और बेचना किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति खरीदेगा जो उपभोक्ता है, एक व्यक्ति बेचेगा जो कौन है, उत्पादक है। मतलब बाजार इन दोनों से मिलकर के बना है। उत्पादक नहीं होगा तो बेचने वाला कौन होगा, फिर बेचेगा ही नहीं तो खरीदेगा क्या।
और अगर खरीदने वाला ही नहीं होगा तो फिर बेचने वाला किसको बेचेगा? तो इन दोनों से मिलकर करके बाजार बनता है। तो इस बाजार के एक जो इंपोर्टेंट अंग था उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसके बारे में अपन ने बिल्कुल हर बात, छोटी से छोटी बात को चैप्टर 2 में समझ लिया है। जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हमने समझा, उसमें हमने इसके बारे में सब कुछ समझ लिया। उपभोक्ता कौन होता है, क्या होता है, कैसे क्या करता है, सीमांत उपयोगिता, अलग अलग प्रकार के जो इसकी अलग अलग बातें हैं, वो सारी बातें हमने इसकी पढ़ ली। इसके बारे में हमने पूरा समझ लिया। मतलब आप कह सकते हो कि हमने पोस्टमार्टम कर लिया पूरा, कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उपभोक्ता के बारे में आज हम लोगों को पता है। और अब इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है, उत्पादक की बात करनी। उत्पादक का मतलब क्या है? जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला है उसको उत्पादक कहा जाएगा। मतलब वस्तु और सेवाएं बनाई जा रही है, वो कौन होगा? उत्पादक होगा। और ये उत्पादक क्या करता है? उत्पादन करता है बच्चों। क्या करता है? उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन क्या होता है वो अभी अपन आगे जानेंगे, परंतु आप सभी को पता है कि 3 क्षेत्रों में हम देखते हैं कि एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक तृतीयक क्षेत्र होता है। किसी ना किसी क्षेत्र में व्यक्ति उत्पादन करता है और वो उत्पादक कहलाता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्पादक हो गया। मैं सेवा दे रहा हूं, आप सेवा ले रहे हैं, आप उपभोक्ता हो गए। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से मिलकर के बाजार बनता है, मार्केट बनता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अब इस पूरे चैप्टर में मैं बार बार में हर रोज हर दिन नहीं बोलूंगा, एक बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। और वो बात क्या है? अब आप चैप्टर 2 में जब पढ़ रहे थे, जब आप खुद को हर जगह उपभोक्ता महसूस कर रहे थे, अब आपको इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि आप उत्पादक हैं, आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को खुद के ऊपर लेकर करके देखते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। और सोशल साइंस के, आर्ट्स के सब्जेक्ट की यही खूबसूरत बात है बच्चों, कि हमें आस पड़ोस में सब कुछ वो देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप खुद सोचेगा कि जैसे मैं उत्पादक हूं, जैसे मान लो मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, करती हूं, मैं खेतों में काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप उत्पादक के नजरिए से सोच कर करके देखिएगा। अब कुछ समय के लिए आप उपभोक्ता को भूल जाइए कि आप उपभोक्ता नहीं, आप भी उत्पादक हैं। अगर आप खुद इसको मानेंगे तो आपको ये चीज आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उत्पादक को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो पूरा है अब इसके बारे में, उत्पादक के बारे में है। उत्पादक जो उत्पादन करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन की चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है और इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ शब्दों को समझिए। पहले यहां पे लिखा है फर्म। बच्चा क्या लिखा है? बच्चा फर्म लिखा है। एक शब्द होता है फर्म और एक शब्द आपने सुना होगा उद्योग। ठीक है, एक होता है फर्म और एक होता है उद्योग। उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं बेटा। दोनों में फर्क है बेटा। फर्म क्या होता है? फर्म किसी एक कंपनी की बात करता है। फर्म किसकी बात करता है? एक कंपनी की बात करता है। जैसे मैं बोलूं आज मोबाइल की सैमसंग कंपनी, ये सैमसंग एक फर्म है। मैं बोलूं नोकिया, ये एक फर्म है। मैं बोलूं वीवो, एक फर्म है। ये सब एक एक फर्म है। पर जब हम उद्योग की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो एक प्रकार के सारे जो प्रोडक्ट बनाने वाली जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी क्या कहलाएगी? इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे मैं कहूंगा मोबाइल, तो मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल उद्योग। अब उस मोबाइल उद्योग में जितनी भी कंपनियां जो मोबाइल बना रही है वो सारी आ जाएगी। तो उद्योग बड़ा है और फर्म एक एक बात होती है। आज जैसे कहा जाए लर्न एंड शेयर, फर्म कह सकते हैं, बट एजुकेशन इंडस्ट्री का भाग है। शिक्षा उद्योग जो है उसका भाग है लर्न एंड शेयर, या कोई भी किसी का भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं। तो यहां पर फर्म क्या होती है? एक के लिए दर्शाया जाता है, एक इंडिविजुअल जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रही है। उद्योग या इंडस्ट्री की जब बात होती है तो वो संपूर्ण के लिए दर्शाया जाता है, उस पर्टिकुलर के लिए। जैसे हम कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री में सभी जो फिल्मों में काम करते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। अब उत्पादक का मतलब आपको पता ही है, उत्पादन करने वाला। उत्पादन करने वाला क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। उसके बाद देखो, अब विभिन्न आगतों का मतलब क्या होता है? इनपुट बच्चों। आगत या आगतों, इनपुट क्या होता है? आज आपको कुछ भी पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, और जो आप लगाते हो उसी को आप क्या कहते हो? आगत कहते हो। जैसे कि अगर आपको 12th में 100/100 इकोनॉमिक्स में लाने हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। तो ये आपने जो लगाया है ये क्या है? आपका आगत है, ये इनपुट है। और इस इनपुट के बदले में जो आपको मिलता है, जो रिजल्ट आता है, उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है, और यहां पर निर्गत कहा जाता है। आप ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा नंबर आएंगे, कम मेहनत करोगे कम नंबर आएंगे। मतलब जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही तो आउटपुट आएगा ना भाई।
जैसा डाल रहे हो वैसा ही। तो भाई अगर वो एक संत कबीर जी का है, पता नहीं किसका दोहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, परंतु वो कहते हैं ना कि भाई आप पेड़ किसी चीज का, बीज किसी चीज का लगाओगे तो फल भी उसी का ही आएगा, दूसरे का नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर जितना आप इनपुट दे रहे हो, जितना आप आगत लगा रहे हो, उतना ही आपको निर्गत मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अब क्या होता है, एक जो फर्म होती है वो अलग अलग आगत, जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल इत्यादि को पहले प्राप्त करती है और फिर इनके मेल से, इन आगतों के मेल से क्या करती है, निर्गत का उत्पादन करती है। मतलब कोई जो वस्तु है वो वस्तु या सेवा बना करके देती है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए अब उत्पादन की आपको प्रोडक्शन की सबसे आसान जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिल गई। उत्पादन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब होता है बेटा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली है। जैसे कि आप साइंस में पढ़ते होंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारी जो सांस लेना और छोड़ना ये चलता रहता है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं। जिस दिन रुक गया भैया ठीक है, उस दिन बहुत कुछ रुक जाएगा। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। अब ये जो आगत है, श्रम आपने लिया, मशीन आपने लिया, कच्चा माल लिया, इन सबको किसमें, आउटपुट में बदल दिया जाता है। उसी प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उत्पादन कहते हैं, हम प्रोडक्शन कहते हैं। या इसके लिए थोड़ा सा और आपको आसान भाषा में मैं समझाऊं, देखिए एक होता है बेटा कच्चा माल होता है। कच्चा माल का मतलब क्या है, एक जो अंतिम वस्तु क्या है, पहले तो उसको समझो। अंतिम वस्तु वह वस्तु है जिसका उपभोक्ता इस्तेमाल कर ले, वह अंतिम वस्तु है, वो फाइनल गुड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज आप आइसक्रीम की डिब्बी खरीद करके लाए, आपने आइसक्रीम की डिब्बी खा ली, ये आइसक्रीम क्या हो गई, आपके लिए अंतिम वस्तु हो गई, ये आपके लिए फाइनल गुड हो जाएगी। मतलब जिसका उपभोक्ता इस्तेमाल कर ले वो अंतिम वस्तु है। जैसे मैं यहाँ का उदाहरण आपको देता हूँ, अब जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इससे पहले वो टाइप हुआ होगा। सबसे पहले तो मैंने लिख करके दिया होगा, अंडरलाइन करके कि हाँ सर ये, फिर मैंने टाइप करने के लिए टाइप के लिए दिया होगा सर को, फिर टाइप के बाद पीपीटी के लिए मैम को दिया होगा कि मैम पीपीटी, फिर उसके बाद मैंने चेक करा होगा, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करी होगी, रिकॉर्डिंग करके मैम ने एडिट करा होगा, एडिट करने का सर ने अपलोड करा होगा। अब आपके लिए जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होना। परंतु उससे पहले भी तो कितने काम हुए हैं ना। एक जो कच्चा माल था, मतलब जो कुछ वर्ड्स थे उनको जोड़ जोड़ के एक पूरा पहले टाइप करा, फिर पीपीटी बनी, फिर रिकॉर्डिंग हुई, फिर एडिट हुआ और फिर आप लोगों के पास पहुंचा। तो अंतिम वस्तु ही है। और अब इस अंतिम वस्तु को बनाने के लिए हमें कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूं कि कॉटन की शर्ट या टी शर्ट बनाने वाले जो मालिक होता है उसको कॉटन चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको और जितनी भी चीजें चाहिए, उन सबका इस्तेमाल कर करके वो कॉटन की शर्ट टी शर्ट बना देता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाएगी। सीधी भाषा में आप ये भी लिख सकते हैं कि कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाती है। उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक फर्म विभिन्न आगतों जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है, वह इन आगतों को निर्गत उत्पन्न करने में उपयोग करती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, विभिन्न जो आगत है उनका इस्तेमाल करा जाएगा और क्यों करा जाएगा, निर्गत उत्पन्न करने में, आउटपुट उत्पन्न करने में। यह निर्गत उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखिए अब जो भी आपने आउटपुट करा है, ठीक है, जो भी आपने निर्गत, जो भी आपने वस्तु सेवा बनाई है, उसको या तो उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग करा जा सकता है, या तो उसको जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इस्तेमाल कर लेगा, या कोई दूसरी फर्म है जो कि उसको उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर लेगी। देखो जब तक किसी भी वस्तु का उत्पादन चलता रहेगा वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अंतिम वस्तु तो वही है जिसको उपभोक्ता इस्तेमाल कर ले, वह अंतिम वस्तु, ठीक है, वह अंतिम वस्तु। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आज टमाटर है, टमाटर किसान ने उगाया, टमाटर किसान ने उगाया, वैसे टमाटर भी बहुत महंगे हो रहे हैं ठीक है, टमाटर किसान ने उगाया। अब इस टमाटर का डायरेक्टली जैसे मान लीजिए अपन लोग उपभोक्ता ला करके इस्तेमाल कर लेते हैं, सब्जी में डाल करके, सलाद में, खाना होना, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये क्या हो गई, ये अंतिम वस्तु हो गई, ये क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई। परंतु अगर इसी टमाटर का कोई ऐसी कंपनी किसान से टमाटर खरीद लेती है जो टोमेटो सॉस बनाती है, ठीक है, जो टोमेटो सॉस बनाती है, तो अब भी ये टमाटर है ना और भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया से गुजरेगा। अब भी उस कंपनी के लिए कच्चा माल है, इसको फिर पूरा चेंज करा जाएगा सॉस में, तो ये वहां क्या बन जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगी। समझ रहे हैं आप किसी चीज को, मध्यवर्ती वस्तु जो मध्य में, अभी वो पूरी इस स्टेज पे नहीं पहुंची है जहां पर कि
उसको उपभोक्ता इस्तेमाल कर सके। तो जब उपभोक्ता इस्तेमाल कर लेता है तो ही वो अंतिम वस्तु कहलाती है, नहीं तो वो मध्यवर्ती वस्तु में रहेगी। अब कोई भी वस्तु है तो या तो उपभोक्ता इस्तेमाल कर लेगा, उपभोक्ता ने इस्तेमाल कर ली तो वो अंतिम वस्तु है, और उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं करता और उसके आगे और कोई प्रक्रिया में से वो गुजरती है तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। जैसे उदाहरण आप यहाँ पे टमाटर का ले लीजिए, टमाटर को उपभोक्ता ने इस्तेमाल कर लिया, या कोई फर्म जैसे कोई कंपनी है वो टमाटो सॉस बना रही है तो वो इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे कपास कॉटन है, कॉटन अब जैसे रुई कहते हैं, रुई को कहते हैं, अब थोड़ी बहुत रुई अपन घर पे भी रखते हैं, ठीक है, वो जब अपन यूज कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा करी जा रही है, उपभोक्ता के द्वारा यूज करी जा रही है। कॉटन उगा कौन रहा है, किसान उगा रहा है, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा कॉटन जो जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, इससे कॉटन की शर्ट टी शर्ट्स बन सके। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उपभोक्ता भी कर सकता है और फर्म भी कर सकती है। उदाहरण, एक दर्जी एक सिलाई मशीन, कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीज बनाने के लिए उपयोग करता है। अब जैसे उदाहरण में देखो, एक दर्जी जो टेलर होता है, ठीक है, वो क्या है, एक सिलाई मशीन मतलब कपड़े को सिलने के लिए एक मशीन, उसमें जो धागा लगता है वो, और खुद के जो श्रम, खुद की जो मेहनत है उसको कमीज बनाने के लिए उपयोग कर रहा है। मतलब देखो अब आगत क्या क्या है, इनपुट क्या क्या लगाया उसने, सिलाई मशीन इनपुट है, ठीक है, कपड़ा, धागा और खुद की जो मेहनत है वो, इन सबको लगाने के बाद उसकी जो कमीज बनी वो कमीज क्या हो जाएगी, आउटपुट निर्गत हो जाएगी। एक कृषक मतलब एक किसान अपनी भूमि जो उसकी जमीन होती है वो, श्रम मतलब खुद की जो मेहनत है या और लोगों को काम पे लगा करके, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पादन करने में उपयोग करता है। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, आगत है, ठीक है, और इनसे आपके पास निकल करके क्या है, गेहूं निकल के आया, ये निर्गत है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे किसान भैया को अपन ने दिखाया है। एक कार निर्माता भूमि का फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरे विभिन्न आगत स्टील, एल्यूमिनियम, रबर आदि का कारों का उत्पादक के लिए करता है। देखिए अब एक कार निर्माता है तो कार तो क्या होगा, निर्गत होगा, आउटपुट होगा। अब आगत क्या क्या है भाई, भूमि, जिस भूमि पर उसने फैक्ट्री लगा रखी है वो, कोई मशीन हो गई, श्रम मतलब लेबर से लोगों से काम करवा रहा है, और बाकी जो दूसरे आगत है, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रबर, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, आगत हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे दो ही चीज है बेटा, आगत और निर्गत। निर्गत तो क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो कि यूज कर लिया जाएगा वो आगत है, बाकी सब कुछ वो निर्गत है, और बाकी सब कुछ आगत है, सब इनपुट है। देखिए आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपने अपने रिश्तेदारों की शादी को छोड़ा कि नहीं जाना साहब, 12th बोर्ड है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों ने बहुत कुछ जो भी त्यागा, आपने 3-3, 4-4, 5-5, 6 घंटे मेहनत करी, ये जो कुछ आप कर रहे हो सब कुछ इनपुट है, सब कुछ आगत है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो निर्गत है, वो आउटपुट है। ओके, एक रिक्शा चालक रिक्शे और स्वयं के श्रम का उपयोग करता है। तो अब रिक्शा चालक क्या दे रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, और उसमें क्या क्या आगत है, रिक्शा है और उसका जो स्वयं की मेहनत है वो है। एक घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है। तो एक घरेलू सहायक जो घर की साफ सफाई करने में अपने श्रम का इस्तेमाल कर रहा है। आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है, इसे उत्पादन लागत कहते हैं। अब जो आगत जितना भी कुछ लगाया, जैसे भाई भूमि है, अगर आपने भूमि किराए पे लिए तो उसके लिए किराया देना पड़ेगा। श्रम लगाया तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जिस भी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फर्म को या जो मालिक होता है उसको देना पड़ता है, और ये जो खर्चा उसका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। लागत की अगर डेफिनेशन, परिभाषा पूछ ली जाती है एग्जाम में तो आप ये लिख दीजिएगा कि कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो भी कुछ व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। मतलब अब जो भी फर्म है वो कुछ भी उत्पाद करती है या निर्गत करती है, मतलब किसी भी चीज का जो वो बना करके रख रही है, आउटपुट कर रही है, उसमें जितनी भी आगतें इस्तेमाल हुई है उन सब पर जो खर्चा किया गया है, व्यय किया गया है, उसको क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। मतलब जिस भी चीज का आउटपुट दिया जा रहा है, जो भी चीज बना करके दी जा रही है, उसमें जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है उन पर जो खर्चा मालिक का लगता है उसको हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। देखिए बच्चों, एक शब्द है कॉस्ट और एक शब्द है प्राइस। कॉस्ट हम कहते हैं लागत और प्राइस होता है मूल्य। ठीक है, कॉस्ट का मतलब इतना है कि मालिक का उस चीज को बनाने में कितना खर्चा है। जैसे मान लो कि आज ये मार्कर है और उस मार्कर को बनाने में मालिक का जो खर्चा है वो 60 रुपए आया है, तो जो कॉस्ट है वो 60 रुपए की है। परंतु क्या ये मार्केट में भी 60 में बिकेगा? नहीं। अगर 60 में बिकेगा तो फिर बेचारा मालिक को क्या फायदा होगा, वो अपना प्रॉफिट तो कमाएगा। तो इसलिए क्या है, ये 70 कर देगा। उसके बाद क्या होगा, आगे जब तक वो हम जैसे छोटे शहरों तक, गांवों तक पहुंचता तो और महंगा हो जाता, तो ये मान लीजिए 100 रुपए में हो गया। प्राइस वो
कीमत होती है जिस पर कि सामान बिकता है, और लागत वह कीमत होती है बेटा जो कि मालिक का उस पर खर्चा लगता है। आप बहुत सी बार दुकानदारों को सुनते होंगे ऐसा बोलते हुए, यार इतने में तो मेरे घर में ही पड़ रहा है सर, मैं ये नहीं बेच सकता। मतलब कोई चीज उसने बोला सर 500 की, मैं बोलूं नहीं नहीं भैया 400, बोले नहीं सर 400 में तो मेरे घर में ही पड़ रहा है, मतलब मेरा ही खर्चा 400 का लगा है, अगर आपको ही 400 में बेच दूंगा तो फिर मुझे क्या प्रॉफिट है, चलो 500 नहीं 450 देके जाओ, 50 का तो मुझे भी तो प्रॉफिट होने दो ना। इस प्रकार से एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब कंफ्यूज मत होइएगा। एक शब्द है आगत। आगत क्या है? जो कि आपने किसी वस्तु सेवा के उत्पादन के लिए उसमें लगाया है, जैसे कि भूमि, श्रम, ये सब कुछ आगत है। जब वो पूरी वस्तु तैयार हो चुकी है, क्या करोगे? आप मार्केट में ले जाकर करके बेचोगे, और मार्केट में ले जाकर करके जब आप उसको बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? आगम मिलेगा। आगम का मतलब एक प्रकार से रेवेन्यू है बेटा, मतलब आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, आज आप जैसे मान लीजिए आप कुर्सी निर्माता है, कुर्सी बनाते हैं, आपने कुर्सियां बना ली, पूरी तैयार हो गई, 10 कुर्सी बना ली। अब 10 कुर्सी बनाने के बाद आप क्या करोगे? बेच नहीं जाओगे ना, घर में तो रखोगे नहीं उनको, बेचोगे, और बेचने के बाद आपके पास क्या आएगा? उसमें रेवेन्यू आ जाएगा, आपके पास उसका पैसा आ जाएगा। फर्म का लाभ आगम तथा लागत के बीच जो अंतर होता है उसको फर्म का लाभ कहते हैं। मतलब फर्म का लाभ आगम माइनस लागत। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि भैया आज एक किसान है, एक किसान को किसी चीज को लगाने में उसका जो खर्चा आया वो 60 रुपए का आया, और उसको जब उसको बेचा तो उसको 100 रुपए मिल गए। तो आगम कितने का है? 100 रुपए का है, और लागत कितने की है? 60 रुपए की है। तो फायदा कितने का हुआ? 40 रुपए का। ये 40 रुपए क्या कहलाता है? फर्म का प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। अब देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आगम ज्यादा है और लागत कम है तो आप क्या देखेंगे? लाभ देखेंगे। पर आगम कम है और लागत ज्यादा है तब आप क्या देखते हैं? हानि देखते हैं। जब हम हानि देखते हैं तो इसका उल्टा कर लो भाई, ये 60 रुपए और ये 100 रुपए, मतलब 40 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओके, तो फर्म का लाभ कैसे है? आगम तथा लागत के बीच का अंतर। तो आगम और लागत के बीच में जो भी अंतर होगा उसको फर्म का लाभ कहा जाएगा। ये जैसे कि यहां पे लाभ के लिए पैसों को दिखाया गया है। हम ये मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ जितना वह कर सके प्राप्त करना है। देखो, और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान भी खोल कर करके बैठा है, हर व्यक्ति का एक जीवन में उद्देश्य है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए, हर चीज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता था ना, उपभोक्ता क्या चाहता था? अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करूं तो मुझे संतुष्टि पूरी होनी चाहिए। ओके, उसी प्रकार से जो उत्पादन करने वाला है वो क्या चाहता है? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब क्या हो? कि मेरा जो आगम हो वो बहुत ज्यादा हो और लागत जो हो मेरी वो बहुत कम हो। लागत कम हो और आगम मेरा ज्यादा हो, मतलब मुझे पैसा ज्यादा मिले, लगाना कम पड़े, तभी मेरा जो प्रॉफिट हो। तो हर व्यक्ति जो भी उत्पादक है वो क्या चाहता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस अध्याय में हम आगतों तथा निर्गतों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। आगत मतलब जो आप आउटपुट करने के लिए लगा रहे हैं वो, और निर्गत जो कि आपका आउटपुट आ रहा है, इनके बीच के संबंधों की चर्चा इस अध्याय में करी जाएगी। तो यह अध्याय पूरा का पूरा आपको आगत, निर्गत, आगम, फर्म का लाभ, ये सब कुछ आपको पूरा समझा देगा। जैसे कि लास्ट चैप्टर ने आपको एक उपभोक्ता की पूरी जानकारी दे दी थी, इस बार आपको उत्पादक की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भैया उत्पादक क्या होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कब लागत कम होने पे कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, ये सारी बातें। जैसे आपने वहां पर मांग का नियम जाना था, यहाँ पे आप पूर्ति का नियम जानोगे। मतलब जिस बच्चे ने चैप्टर 2 को बड़े अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके लिए काफी कुछ चीजें यहाँ पे समझना बहुत ईजी हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये दो अंग है बाजार के, उपभोक्ता और उत्पादक, और एक दूसरे के बिना अधूरा और दूसरा पहले के बिना अधूरा है। ऐसे हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। भाई आज उत्पादक, हम अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं सेवा दे रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं उत्पादक हूं, पर जब तक अगर आप लोग नहीं हो तो मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि आप डिमांड करोगे तभी चीजें आएंगी। और इसके अलावा आप उपभोक्ता हो, तो अगर आप डिमांड करते रहो मैं ना दूं, मतलब हम प्रोड्यूसर ना हो, तो भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है, उत्पादक का भी और उपभोक्ता का भी। इसलिए अगर आपने एक अंग को अच्छे से समझ लिया, बाजार के एक अंग को, तो आप दूसरे को आसानी से समझना आपके लिए हो जाएगा। हम फर्म के लागत ढांचे पर विचार करेंगे, हमेशा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस उत्पादन को ज्ञात कर सके जिस पर फर्मों को लाभ अधिकतम होता है। तो हम यह लागत ढांचे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये हम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि फर्मों के लाभ अधिकतम हो सके, उस स्थिति के बारे में हम लोग जान सके। चलिए अब बात करते हैं उत्पादन के साधन।
उत्पादन के साधन। साधन का मतलब एक प्रकार से ऐसा है कि जिससे आप उस चीज को पा सकते हैं, ठीक है ना, उस चीज को पा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया कि 12th में 90 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो 90 प्लस लाने का साधन क्या है, तो मैं कहूंगा कड़ी मेहनत करना ही हमारे लिए साधन है। आज मुझे कहे कि घर से आप स्टूडियो कैसे आते हो, यहां तक पहुंचने का साधन क्या, तो मैं कहता हूं मैं मोटरसाइकिल के द्वारा यहां पहुंचता हूं। साधन सीधा सा यह है कि हमें किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसको हम साधन कहते हैं। तो यहां पर जो उत्पादन है इसके साधन क्या है, हम कैसे उत्पादन कर पा रहे हैं, तो अब आप कहोगे सर हम आगत लगाते हैं, इनपुट्स लगाते हैं। वेरी गुड, हम आगत लगा रहे हैं, उस आगत के बदले में जो निर्गत आ रहा है उसी को हम लोग उत्पादन कह रहे हैं, प्रोडक्शन कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें आगत में आप क्या क्या लगा रहे हो, बोले भूमि लगा रहे हैं सर, वेरी गुड। श्रम लगा रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा बोले सर पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। उसके अलावा बोले मालिक है, और उसके अलावा बोले कोई मैनेजर बिठा रखा मालिक, बस तो बहुत बढ़िया, ईजी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर आपकी यही उत्पादन के साधन है। भूमि और लैंड उत्पादन के साधन भी लिख सकते हैं, और काफी जगह उत्पादन के कारक भी लिखा जाता है। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है। भूमि, लैंड, उसके अलावा श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, प्रबंधन व तकनीक, टेक्नोलॉजी, और लास्ट है साहस व उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए अब क्या है बच्चों, भूमि, लैंड। जब लैंड की बात आती है तो सिर्फ यहाँ पे मेन तो मुद्दा जो है वो जमीन है, पर बाकी इसके अलावा जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, जैसे पानी, हवा, आसपास का वातावरण, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। श्रम मतलब लेबर, जो कि काम करने वाले हैं, ठीक है, जो काम करेंगे उसको श्रम कहा गया। पूंजी, देखो बच्चों, पूंजी का सीधा सा अगर आप अर्थ देखोगे तो पैसा है, मनी को हम पूंजी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। परंतु कैपिटल क्या है, जैसे कि अगर आज कोई मशीन खरीदी हुई है, वो भी मेरे लिए क्या है, मेरी पूंजी है। पर उसको हम बच्चों को इसलिए आसान भाषा में पैसा कहते हैं क्योंकि वो जो मशीन भी खरीदी गई है वो भी पैसों से खरीदी गई है। तो अभी पूंजी भी दो प्रकार की होती है, श्रम भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम आगे बताएंगे। अब क्या होता है, इन तीनों को हैंडल करने के लिए एक प्रबंधन, मैनेजमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मैनेजर नहीं होते कहीं पर, अब जैसे आप किसी होटल में जाएंगे तो मैनेजर होता है, ओके, तो वो मैनेजर होता है, पर वो मैनेजर मालिक थोड़ी है, वो सिर्फ मैनेज कर रहा है, देख रहा है व्यवस्था को। और इन सब के अलावा फिर एक होता है उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम मालिक कहते हैं, जो इन सब का खर्चा उठा रहा है, ठीक है, इन सब का खर्चा उठा रहा है। भाई चाहे ये इन सबको तो पेमेंट करेगा ना, भूमि का किराया भी देगा, श्रम को पेमेंट करेगा, पूंजी का भी, सबको पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद उसको लाभ हानि हो, वो बात की बात है। इन सबसे मिलकर करके फिर क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है। ये सब क्या है, वस्तु के आगत हैं, और इन वस्तुओं के आगत के बाद ही हमें निर्गत या आउटपुट प्राप्त होता है। अब एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भूमि या लैंड। भूमि, लैंड को प्रकृति का उपहार माना जाता है, मतलब जो जमीन है वो प्रकृति का उपहार है, नेचर की तरफ से। हमने तो ऐसा है कि नहीं हमने बनाई हो, ठीक है, जितनी भूमि पृथ्वी पर है वो सबकी है, तो वो प्रकृति का उपहार है। भूमि की मात्रा सीमित होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता भी पाई जा सकती है। देखिए अब भूमि की जो मात्रा है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। आज जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि जो 71% है पृथ्वी पर वो पानी है, तो भूमि 29% ही है, 29% से तो ज़्यादा है नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी, तो सीमित है, लिमिटेड है। और इसकी उर्वरा शक्ति का मतलब क्या है, जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन, ये खेती बाड़ी के हिसाब से आप देखिएगा कि वहाँ की जो उपजाऊपन है वो कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, ठीक है। तो ये भूमि का है। लैंड, अब लैंड क्यों आवश्यक है भाई, आप कभी भी किसी चीज का उत्पादन शुरू करोगे तो आपको फैक्ट्री लगानी है और करनी है, तो सबसे पहले तो आपको जमीन की तो आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अब जो जमीन है, जो भूमि है, इस भूमि अगर मालिक की खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मालिक कहीं पर दूसरी जगह से लेता है तो जो भूमि के बदले क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। मतलब जिससे भी उसने मालिक ने भूमि ली है वो उसको क्या देगा, किराया देगा। अब हम ये सब सारी जगह देखेंगे कि भूमि के बदले भूमि के मालिक को क्या मिल रहा है, श्रम को उसकी मेहनत के बदले क्या मिल रहा है, पूंजी को उसके बदले क्या मिल रहा है, सबका अपन देखेंगे। तो भूमि को क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है। जो भी भूमि का मालिक है, जैसे मान लो आज मैं भूमि का मालिक हूं और मेरी भूमि पर आकर के कोई किसी चीज का प्रोडक्शन करता, उत्पादन करता, तो वो मुझे क्या देगा, किराया देगा। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेरा मकान खाली पड़ा है और किसी ने बोला भैया मैं यहाँ कोचिंग चलाना चाहता हूँ, हाँ चला ले, वो वहां सेवा का प्रोडक्शन कर रहा है, पर वो मुझे उस भूमि के लिए क्या देगा, किराया देगा। फिर दूसरा है श्रम, लेबर। अब देखिए श्रम या लेबर जो होती है वो दो प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। एक होती है कुशल श्रम और एक होती है अकुशल श्रम। कुशल श्रम का मतलब क्या होता है, इसको आप स्किल्ड लेबर कहते हैं और इसको आप अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। लिख देता हूं मैं,
स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब सीधा सा ये है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान हो व्यक्ति होगा और वो अपने काम में जो है एक्सपर्ट माना जाता है। मतलब जो कुशल या स्किल्ड लेबर जो होती है वो जो मानसिक काम होती है ना, वो मानसिक काम करती है। मानसिक जो कार्य कहते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करके करा जाए, वो कार्य करते हैं। अकुशल जो अनस्किल्ड होते हैं वहां पर वो अनस्किल्ड लेबर है, मतलब वहां पर विशेषता उनकी कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो शारीरिक जो काम होते हैं वो करते हैं। नहीं, शरीर में ताकत होना उन कामों में जरूरी है। इस प्रकार से तो आप कोई भी फैक्ट्री देख लीजिएगा, वहां पर दोनों प्रकार के लेबर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री है तो वहां पे जो लेबर काम कर रही है वो अकुशल हो सकती है, परंतु उन पे जो मैनेजर है वो कुशल होगा, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो सीए होता है वो कुशल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है और उनके जो हेड है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। पूरा अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, कुशल लेबर हो जाएगा और ये अकुशल हो जाएगा। श्रम से अभिप्राय धन या मुद्रा के बदले किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य है। अब श्रम से अगर आपसे कोई पूछ ले श्रम का मतलब क्या होता है, तो धन या मुद्रा के बदले, मतलब आप पैसों के बदले, आपको पैसा दिया जाएगा, इस बदले में आप काम करो। कैसा काम करो, शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य। मतलब आप उत्पादन होना चाहिए, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होना चाहिए ना भाई। आज जैसे मान लीजिए मैं घर में किसी को पढ़ा देता हूं तो वो तो अपने आर्थिक क्रिया है ही नहीं, और आर्थिक क्रिया नहीं है मतलब उत्पादक क्रिया नहीं होगी। तो आर्थिक क्रिया या उत्पादक क्रिया जब होगी तभी। और शारीरिक या मानसिक कार्य कोई सा भी करो आप, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मेरा मानसिक कार्य है, ठीक है। शारीरिक कार्य जैसे देखिए भैया काम कर रहे हैं, शारीरिक कार्य। यहाँ पे जो दो दीदी दिखाई है वो पढ़ी लिखी है, ये क्या है, मानसिक कार्य के रूप में दर्शाया गया है। तो श्रम क्या है कि जब भी आप कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करते हो उसके बदले में आपको धन या मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसको श्रम कहा जाता है। परंपरावादी आर्थिक विचारों के अनुसार श्रम उत्पादन का एक मूल साधन है। तो श्रम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जो साधन है वो ये है। और श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है। सक्रिय मतलब एक्टिव साधन है भैया, इसका तो होना बड़ा ही जरूरी है। श्रम अन्य साधनों, पूंजी, भूमि, प्रबंधन व तकनीक इत्यादि को उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय करता है। और श्रम जो होता है, जैसे अन्य साधन जो बाकी है, जैसे पूंजी हो गया, भूमि हो गया, प्रबंधन मतलब जो मैनेजमेंट है, तकनीक मतलब जो टेक्नोलॉजी है, इन सभी को उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय करता है। मतलब देखिए भाई, आज पूंजी है, पैसा है, किसी के पास पैसा है पर लेबर नहीं है काम करने को, तो फिर किस काम का वो पैसा। भूमि है, जमीन है, फैक्ट्री खड़ी कर लिया, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तो चाहिए ना। प्रबंधन, मैनेजमेंट, तकनीक, कुछ भी हो भाई, आप मैनेजमेंट किसका उठाओगे जब आपके पास लेबर ही नहीं। तो लेबर हर चीज को एक्टिव करती है, तो इसलिए लेबर का होना बड़ा जरूरी है। फिर बात करते हैं पूंजी या कैपिटल की। पूंजी का सीधा सा अर्थ जो है वो बच्चों पैसा मानना है, पर फिर भी हम पूंजी को दो भागों में बांटते हैं। एक होती है स्थायी पूंजी, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है कार्यशील पूंजी, जिसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। स्थायी का मतलब भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो स्थायी हुआ है फिक्स्ड है। अब देखिए, जब भी किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें जैसे कुछ मशीनें होती हैं, कुछ और होती हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जो कम से कम 1 साल तक वो चलेगी और 1 साल तक उस पर कोई मतलब उसको नहीं खर्चा करना पड़ेगा, वो ऐसी वस्तु स्थायी कहलाती है। जैसे कि कोई अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे कोई मशीन है, वो स्थायी पूंजी है। अब वो एक बार खरीद ली, 5 साल 10 साल वो चलेगी। वो चाहे छोटा मोटा खर्चा होता है, थोड़ा कोई उसका नट है वो ढीला हो गया, उसको ठीक करा रहे हैं, वो नहीं काउंट करते, पर वो लंबे समय की गई, लंबे समय तक हमारा चलता है। कार्यशील पूंजी क्या है, जो कि आपको अपना रेगुलर काम करने के लिए चाहिए। जैसे कि आपको कच्चा माल है, अब जैसे कोई कपास बनाने वाली, कॉटन की शर्ट टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उसको हर महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जितना ऑर्डर मिलेगा उतना उसको कपास चाहिए होगा, कपास कच्चा माल है। हर महीने उसको बिजली का बिल भरना पड़ेगा, ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। हर महीने मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा, ये वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। वर्किंग का मतलब क्या है, जिससे हमारा वर्क जो है, हमारा जो काम है वो चलता जाए, वो चलता जाए, ठीक है ना। और स्थायी क्या है, जो एक बार खरीद ली और फिर गई भैया लंबे समय तक की, जैसे टेबलें हो गई, ये स्थायी में है। तो पूंजी स्थायी फिक्स्ड कैपिटल और कार्यशील वर्किंग कैपिटल है। पूंजी को उत्पादन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। पूंजी को संकुचित अर्थ में नगद वित्त के रूप में प्रयोग होता है। तो पूंजी का जो है कैपिटल इन कैश, कैश के रूप में उसका प्रयोग होता है। आज पूंजी का आश्रय विभिन्न प्रकार की मशीनों, यंत्रों इत्यादि से भी है। तो जनरली देखो, कैश से हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि मशीन, यंत्र आप जो भी खरीदोगे ये भी किससे आएंगे, कैश से ही आएंगे। अब देखो पूंजी का भी क्या है, अब जैसे श्रम था, अब श्रम को उसके बदले क्या मिल जाएगी, उसकी मजदूरी मिल जाएगी।
जो भी वो काम कर रहा है उसको उसके बदले उसकी मजदूरी मिल गई। अब जो पूंजी है, अगर पूंजी मालिक की है तो बहुत ठीक है, अगर उसके पास खुद का पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर इस पूंजी के बदले में वो किसी को ब्याज देगा, मतलब जिससे भी वो पैसा उधार लेगा उसको ब्याज देगा, चाहे वो बैंक से ले चाहे कहीं से भी ले, उसको उधार देगा। फिर बात करते हैं प्रबंधन और वह तकनीक, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, कि अब भैया इतना सब कुछ जो है भाई, श्रम भी है आपके पास, भूमि भी है, पूंजी भी है, तो उसको मैनेज करने वाला भी कोई चाहिए, तो वो देखते हैं। उत्पादन का एक और महत्वपूर्ण साधन प्रबंधन व तकनीक या टेक्नोलॉजी होता है। प्रबंधन व तकनीक की सहायता से उत्पादन का संगठन किया जाता है। देखिए, प्रबंधन व तकनीक की सहायता से उत्पादन का संगठन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जैसे ये उत्पादन है ऐसे इस प्रकार से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ का उदाहरण देता हूँ। एक संगठन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन है उस फॉर्म में बन जाता है। आज हमारी रिकॉर्डिंग से पहले बहुत से काम होते हैं, जैसे सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि भैया मैं टिक कर दूंगा, और ये चीज़ें टाइप होने के लिए जो हमारे सर हैं उनके पास जाएंगी, वो हमें टाइप करके देंगे। टाइप करने के बाद ये जाती है जनरली, अगर पीपीटी खुद टीचर बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पास आएगी, नहीं तो ये जो पीपीटी मैम बनाते हैं उनके पास चीज जाती है। मैम पीपीटी बनाएंगे, वापस टीचर एक बार रीचेक करेगा, फिर कोई मिस्टेक होगी, फिर वो वापस से उसमें ठीक करके मैम हमारे पास भेजते हैं। फिर हम रिकॉर्डिंग रूम में आते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम मैम के पास वीडियो देते हैं, वीडियो एडिट होता है, और वीडियो एडिट होने के बाद आपके पास अपलोड होने के लिए जाता है। तो ये क्या कर रखा है, एक मैनेज कर रखा है ना, कि हाँ भैया टाइपिंग करवानी यहाँ करवाओ, पीपीटी यहाँ बनेगी, यहाँ एडिट रिकॉर्डिंग होगी, और यहाँ एडिट होगा, और वहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो ये पूरा एक है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी काम है। तो प्रबंधन व तकनीक से पूरा एक संगठन बनता है। आज उत्पादन के बड़े पैमाने पर संगठन विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। अब बड़े पैमाने पर जब भी होता है तो वो विशेषज्ञों द्वारा, स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनके द्वारा। मैनेजमेंट किसी को सौंपेंगे, किसी स्पेशल व्यक्ति को सौंपेंगे जो स्पेशलिस्ट उस काम में। तकनीक का काम है तो जो तकनीक टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट लोग होंगे उनके द्वारा कराया जाएगा। प्रबंधक की पक्ष, प्रबंधकों द्वारा व तकनीकी पक्ष का संगठन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। अब प्रबंधक के पक्ष मतलब जो मैनेजमेंट करने वाला जो ग्रुप है, वो बिल्कुल जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होंगे उनके द्वारा कराया जाता है। और टेक्निकलॉजी का जो काम होता है, वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा उत्पादन की विभिन्न वैकल्पिक तकनीकों में चुनाव किया जाता है और उसे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। अब जो तकनीक के विशेषज्ञ हैं उनसे देखिए, जो मालिक होता है वो बैठ करके बात करेगा कि भैया हम ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करें या जो लेबर है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, किसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, किससे में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो तकनीक कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी ये देखा जाएगा। इसी प्रकार जो प्रबंधक के विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी, निगम में चयन कर अनुकूलतम संगठन, ये सब की संरचना को अपनाया जाता है। और जो प्रबंधक होगा, जो मैनेजमेंट करने वाला, वो पूरा मैनेजमेंट संभाल करके चलेगा कि भैया कैसे साझेदारी, किस प्रकार से अनुकूलतम जो संगठन है वो कैसे बन सकता है। लास्ट है साहस और उद्यमशीलता। यहाँ पे सीधा सा मतलब है मालिक। देखो अब क्या है बच्चों, देखो मालिक क्या है, रिस्क लेता है बेटा, मालिक रिस्क लेता है। आज अगर कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, उसको उसका पेमेंट मिलेगा, चाहे किसी के मालिक के पास उसका पेमेंट आया हो या ना आया हो, पर वो मालिक उसको अपनी जेब से देगा। हो सकता है मालिक को कहीं नुकसान भी हो जाए, हो सकता है मालिक को किसी मशीन का नुकसान हो जाए, किसी कच्चे माल में नुकसान हो जाए, मालिक को कुछ भी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को भुगतने के लिए क्या चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जब कोई नहीं था तब देखिए, आज जो एम्प्लॉय रखना, काम करने के लिए जो लोग रखे जाते हैं, वो तो जब काम बढ़ जाता है, तब बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं, तब रखे जाते हैं। नहीं, पहले तो अकेला बेचारा मालिक ही करता है ना, तो मालिक बहुत कष्ट वहन करता है उन चीज़ों के लिए। नहीं साहब इतनी सी मेहनत ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन सब के लिए भी ये भी सब एफर्ट्स है, और इन एफर्ट्स के बदौलत ही उत्पादन सही रास्ते पे चलता है। साहस या उद्यमशीलता उत्पादन का 5वां महत्वपूर्ण साधन होता है। उत्पादन में विभिन्न प्रकार के जोखिम है व अनिश्चितता वहन करनी पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार के जोखिम होते हैं, और अनिश्चितता मतलब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपका हो सकता है प्रॉफिट पे चलते चलते सडनली कभी गिरावट आ जाए, तो वो वहन करनी पड़ती है, मतलब उनको सहन करना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट कर करके उनको आगे बढ़ना पड़ता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में साहसी द्वारा उठाया गया जोखिम कम होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, सरकारी हस्तक्षेप नगण्य होता है, अतः साहसी व्यवसायों में अधिक जोखिम वहन करना पड़ता है। अब समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जोखिम कम उठाना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है। पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ओपन है, तो वहां पर सरकार का हस्तक्षेप नगण्य है, मतलब बिल्कुल न के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर साहसी व्यवस्था को पास ज्यादा जोखिम वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, उत्पादन का अर्थ जाना, और उत्पादन के जो कारक या उत्पादन के जो साधन है वो जान लिए। ओके,
उत्पादन के जो साधन है वो साधन हम लोगों ने मान लिए हैं, उस साधनों को बिल्कुल हम लोगों को क्या करना होगा, क्लियर करना है कि भैया जो साधन हम उत्पादन अपना है, तो उत्पादन क्लियर हो गया, उत्पादन के जो साधन है वो क्लियर हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो उत्पादन के फलन आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन जो आगत निर्गत के बीच के संबंध की चर्चा करेगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।